नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज थोड़ा हम हटके आप सभी को पढ़ाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो NYS के भी हैं। तो देखिए NYS के इस बार के सिलेबस में कुछ चैप्टर्स आपके जो हैं वो फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं और कुछ चैप्टर जो हैं वो आपके TMA में आने वाले थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने TMA तो अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा और ऑनलाइन सबमिट करना था तो आपने कर भी दिया होगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 और ये जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में मतलब कि जो आपके एग्जाम होने वाले हैं कुछ दिनों में उसमें इन चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि कुछ चैप्टरों को आपने ऑलरेडी TMA में कंप्लीट कर रखा है। आप जो बच गए हैं जो रेस्ट चैप्टर हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। ऑलरेडी हमने पहले से भी कई बार समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप NYS में हैं तभी पढ़े होंगे, आपने समाज के बारे में पहले भी पढ़ा है। इसके अलावा राष्ट्र के बारे में भी समझते होंगे, राज्य क्या होता है और सरकारों में भेद क्या होता है। मतलब सरकार कई प्रकार के कई सारे कारकों पे निर्भर करता है। तो ये मुख्य रूप से हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया कि पिछले अध्याय में आपने राज्य और उसके घटक एवं राष्ट्र, राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने पहले के चैप्टर को नहीं पढ़ा तो एक बार तो आपको समझना जरूरी है कि राज्य क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होता है, सरकार क्या होता है, सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार में भेद क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको एक बार इसके पहले के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको राज्य के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार के भेद के बारे में बताया जाएगा। अब मुख्य रूप से जो बात करना है वो ये आपको बताना है कि इस पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस पाठ में पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझेंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो आपको समाज के बारे में जानकारी मिलेगा, आपको सरकार के बारे में और अन्य संघ के अर्थ को समझ सकेंगे। संघीय ढांचा के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो इस चैप्टर में आपको संघीय ढांचा के बारे में बताया जाएगा, समाज, सरकार के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा राज्य और समाज के बीच में अंतर भी आप जानेंगे। एक राज्य, एक देश और एक समाज, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, क्या क्या इसके बीच में अलग अलग तरह के पॉइंट्स आते हैं, इनके बारे में जानेंगे। राज्य और सरकार में भी आप अंतर को जानेंगे कि एक राज्य में और एक सरकार में क्या विभिन्नताएं होती है, क्या क्या भिन्नताएं होती है। राज्य और राष्ट्र के बीच के अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। मतलब मुख्य रूप से आपको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं राज्य, समाज और देश इन्हीं के बारे में पढ़ना है, सरकार के बारे में पढ़ना है, सरकार के कामों के बारे में पढ़ना है, समाज के साथ सरकार का क्या संबंध होता है, समाज के साथ राज्य का क्या संबंध होता है, समाज के साथ देश का क्या संबंध होता है, इनके बीच में भिन्नताएं क्या क्या है, अंतर क्या क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट 3.1 हमारा कहता है राज्य और समाज। मतलब राज्य से आप क्या समझते हैं और समाज से क्या समझते हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे बताया गया है कि पिछले अध्याय में आपने राज्य के अर्थ को समझ लिया है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको पहले के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य एक राजनीतिक समाज होता है। राज्य में अब कोई सा भी राज्य हो या कोई सा भी देश हो, पॉलिटिक्स वहां पे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक समाज को एक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए वहां पे अलग अलग प्रकार के कानून, नीति, नियम वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि राज्य का अर्थ समझा। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 घटक होते हैं। मतलब राज्य को समझने के लिए उसके अलग अलग फैक्टर को समझना पड़ेगा जिसमें जनसंख्या आता है, निर्धारित भूभाग आता है, सरकार आता है और संप्रभुता आता है। अब सरकार को मैं आपको समझाता हूं कि समाज हो मतलब अलग अलग समाजों से मिलके ही किसी न किसी प्रकार के राज्य का निर्माण होता है और अलग अलग भिन्नताओं वाले, जाति वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोगों के मिलने से एक प्रकार के समाज का निर्माण होता है और इन्हीं अलग अलग समाजों के मिलने से एक प्रकार के राज्य का निर्माण होता है। हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह किसी न किसी समाज से बिलोंग करता है, किसी भी समाज से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत शहरी समाज या ग्रामीण समाज या बीच वाला समाज, तो ये मैं ये कंफर्म नहीं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति
चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी व्यक्ति, कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज से उसका रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं वो संस्कृति माध्यमों के साथ अपने आवास के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के प्रमुख 4 घटक होते हैं जिसमें हमें जनसंख्या देखना है। तो अगर आदमी ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, जनसंख्या ही नहीं रहेगा, तो वो राज्य क्या होगा? वो राज्य हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ निर्धारित भूभाग होता है, जमीन का टुकड़ा। एक राज्य के लिए एक जमीन का टुकड़ा पहले से सुरक्षित किया जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं। बिहार की बात कर ले तो बिहार का अपना एक निश्चित क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल से आप आगे बढ़ जाओगे तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, आपका झारखंड आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो जैसे ही हम अपने भूभाग से आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाते हैं। तो यही हमारा बता रहा है कि जनसंख्या के साथ साथ निर्धारित भूभाग चाहिए, सरकार भी चाहिए। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको नियंत्रित करने के लिए नियम कानून होना चाहिए, एक नियमावली होना चाहिए। ये नियमावली क्या करता है कि वहां के लोगों को सही तरीके से चलने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो सामाजिक तरीका हो, आर्थिक तरीका हो या फिर अन्य गतिविधियां ही क्यों ना हो। अगर नियम नहीं होगा तो समाज तो बिखर जाएगा, अगर कानून नहीं होंगे तो समाज सही तरीके से नहीं चलेगा, मनमाना करना शुरू कर देगा। और संप्रभुता भी जरूरी है। देखिए, अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति समर्पण, प्यार, राष्ट्रीयता, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा राज्य कानून के माध्यम से स्वाभाविक रूप से दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित रखता है। हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब एक समाज में नियम बनाने के लिए जो मुख्य रूप से काम करता है वो है विधायिका, जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसे जनता चुन के सरकार में भेजता है या मौका देता है कि आप जाके सरकार का निर्माण कीजिए। तो ये जो विधायिका है ये नीति नियम कानून बनाता है। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ नीति नियम कानून बनाना ही है। इनके द्वारा बनाए गए नीतियों को, कानूनों को कार्यपालिका समाज के अंदर, राज्य के अंदर लागू करता है। मतलब अब विधायिका का क्या काम था? विधायिका का काम था कि नीति बना दिया, संविधान में संशोधन कर दिया, कानून बना दिया, अब पारित भी कर दिया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कार्यपालिका काम करता है। तो यहाँ पे है स्वाभाविक रूप से दमनकारी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित रखता है। एक संकल्पना के रूप में समाज एक संगठन भी है और सामाजिक संबंधों की कड़ी भी है। यह एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना होता है, चाहे वो समाज आपका हो या मेरा हो। हम जिस समाज में रहते हैं वो एक संगठन भी है, एक ग्रुप भी है, जहां पे लोगों की संख्या होती है और ये लोग जो होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं रिश्तों की जाल में बुने होते हैं। मतलब एक समाज में मम्मी पापा, दादा दादी, फुआ फूफा, ताया ताई, मामा मामी, भाई बहन, बहुत तरह के रिश्तेदार आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं हमारे रिश्तों का जाल वही होता है। तो ये हम राज्य और समाज के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अभी हम इसको समझें कि राज्य क्या होता है और समाज क्या होता है। अब हम राज्य और समाज में भेद के बारे में जान लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं 3.2, राज्य और समाज में भेद क्या है। मतलब आप राज्य को और समाज को समझ कैसे सकते हैं। हमें राज्य और समाज में अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैकाइवर को देखना पड़ेगा। मैकाइवर जो था उसने राज्य और समाज के बारे में अच्छे तरीके से भेद करके बताया। उनका कहना था कि जो समाज है, समाज मतलब सामाजिक, और राज्य अर्थात राजनीतिक, इन दोनों को अलग करके देखना सबसे बड़ी जो है वो भ्रांति होगी। मतलब ऐसे दिमाग से आप समझिए कि आप समाज को और राज्य को दोनों को अलग करके नहीं समझ सकते, आपको दोनों को समझने में कठिनाई उत्पन्न होगा। इसलिए कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सबसे बड़े गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। भ्रांति कहने का मतलब है आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। जो दोनों में से राज्य या समाज किसी को भी समझने में आपको पूर्णतया रोकता है, या आप तो अगर राज्य को समाज से अलग करके कोशिश कर रहे हैं समझने का, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप समाज को राज्य से अलग करके समझने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि ये सिक्के के 2 पहलू के रूप में काम करते हैं। इनको समझने के लिए दोनों की कड़ियों को जोड़ के आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक है, जिनका नाम सुकरात है, प्लेटो है और अरस्तु है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये दार्शनिक बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराने हैं, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। इन्होंने राज्य और समाज के बीच में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने
पॉलिस को समाज और राज दोनों का दर्जा दिया। पॉलिस, यही से हमारा पॉलिटिक्स शुरू होता है, इसी सब से निर्माण होता है पॉलिटिक्स का, जिससे आगे जाके पॉलिटिकल साइंस का निर्माण होता है। किन्होंने किया? सुकरात ने, प्लेटो ने और अरस्तु ने। उन्होंने पॉलिस को समाज और राज दोनों का दर्जा दिया, मतलब समाज में भी राजनीति है और राज्य में भी राजनीति है, दोनों को पॉलिस का दर्जा दिया है। 18वीं सदी के फ्रांस के, 18वीं सदी की बात हो रही है, 18वीं सदी के फ्रांस, आपको पता है फ्रांस के बारे में आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, लेकिन वो उससे भी पहले है, 16वीं सदी से पहले। क्या हुआ है फ्रांस में कि जो राजनीतिक दार्शनिक रूसो जैसे लोग थे, उन्होंने आदर्शवादियों के लिए, मतलब कि दोनों को एक ही दर्जा दिया है, राज्य को भी और समाज को भी, दोनों को एक ही दर्जा में माना है। हालांकि पहले के स्लाइड में आपने ये भी देखा है कि दोनों को पॉलिस का दर्जा मिला है, मतलब राजनीति दोनों के अंदर संलग्न आपको मिलेगा। राज्य और समाज के बीच अंतर को आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगर समाज और राज्य के बीच में डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप कैसे बताओगे? राज्य एक राजनीतिक संगठन है, यह राजनीतिक रूप से गठित एक समाज है। दूसरी ओर समाज एक सामाजिक संगठन है, जिसमें सभी प्रकार के संघ, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निहित है। एक लाइन में पहला अंतर आप समझ लीजिए कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। राज्य का निर्माण पॉलिटिक्स से होता है, राजनीति से होता है। इसमें एक समाज होता है, उसके अंदर आप धर्म को, संस्कृति को, अलग अलग भेषभाषा, अलग अलग भेदभाव को नहीं ले सकते। लेकिन हम जब समाज की बात करेंगे तो समाज भी एक संगठन है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग राजनीति के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे। लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो ये सारे सिमट के बस एक समाज बन जाते हैं। राज्य के अंदर एक समाज होता है और समाज के अंदर अलग अलग तरह के संस्कृति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भेषभाषा के, अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोग मिलते हैं। समाज जो है वो राज्य से विशाल भी है, समाज जो है वो राज्य से भी विशाल है, क्योंकि समाजों के माध्यम से ही तो राज्य का निर्माण होता है, और संकीर्ण भी है, छोटा भी है। अगर आप अपने अपने मायने से देखें तो आपको समाज जो है वो विशाल भी दिखेगा और संकीर्ण मतलब छोटा भी दिखेगा। यह विशाल है जब इसका प्रयोग मानव जाति के संपूर्ण समुदाय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं पूरे मानव समाज के लिए होता है। अब मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि कोई एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को फैल रहा है, लोगों को उसका उपचार चाहिए, तो अब ये पूरे मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का काम करेगा। या फिर मैं अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लूं, वैश्विक तापमान की बात कर लूं, जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये किसी खास व्यक्ति, किसी खास देश, समुदाय, राज्य या संस्कृति या धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए एक सरदर्दी है और ये पूरी मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं दुखदाई है। तो जब हम बात पूरी मानव जाति को लेके करेंगे, पूरे मानव जाति को लेके करेंगे, तो ये समुदाय जो है वो हमें बहुत बड़ा दिखता है। वहीं पे अगर हम बात करें, यह संकीर्ण है जब इसे किसी गांव के एक छोटे से समूह को वर्णित करने के लिए किया जाता है। जब हम पूरी मानव जाति की बात किए तब तो ये हमें बड़ा दिख रहा था, पूरे विश्व इसके अंदर संलग्न हो रहा था। लेकिन अब मान लो एक जानवर है, एक चीता है, एक शेर है, और वो जंगल के पास वाले गांव में किसी लोगों को बहुत परेशान करे, मतलब जो पास के गांव है ना, उनके माल मवेशियों को खा जाता है, लोगों को खा जाता है, घायल कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिक करता है कि उस खास क्षेत्र में वहां के जो जंगली जानवर हैं वो उसको परेशान कर रहा है। तब ये समाज छोटा लग जाता है, तब ये किसी न किसी गांव का, किसी न किसी कस्बे का या प्रॉपर एक छोटे से जगह की हम बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि समुदाय एक विशालतम रेखा भी खींचती है और समुदाय जो है वो एक संकीर्ण रेखा भी खींचती है। इसके अलावा अब हम ख पॉइंट को देख लेते हैं। उत्पत्ति के क्रम में, मतलब उत्पन्न, जन्म लेने के क्रम में समाज राज्य से पहले आता है। बिल्कुल, समाज का आना पहला इसलिए जरूरी है क्योंकि हम समाज से ही किसी देश राज्य का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, बिहार से कट के झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना। तो पहले क्या था? पहले बिहार था, बिहार के अंदर समाज थे। जब समाज में बढ़ोतरी हुआ तब जाके एक नए राज्य का निर्माण हुआ। मतलब पहले क्या आता है? पहले समाज आता है। यह कहा जा सकता है कि समाज का जन्म मानव जीवन के उदय के साथ ही हुआ है, परंतु समाज के साथ राज्य का उदय नहीं हुआ। सामाजिक विकास के बाद ही इनका विकास हुआ है। मनुष्य पहले एक सामाजिक प्राणी बना, इसके बाद राजनीति।
अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें, शुरुआत में जब मानव के जन्म की बात करें, तो आपको क्या लगता है पहले मानव बनते ही क्या पॉलिटिक्स में आ गया, प्रधानमंत्री बनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति बनाना शुरू कर दिया? नहीं ना। पहले तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। पहले तो वो जन्म लिया, अपने ग्रुप के साथ एक ग्रुप का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया। उस समय एक ग्रुप होता था, उसके मुखिया होते थे, वो आपस में एक समाज का निर्माण करते थे। फिर ये समाज जो है वो धीरे धीरे राजनीति में आया। तो पहले मनुष्य सामाजिक प्राणी है, फिर वो राजनीतिक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मनुष्य के उत्पत्ति के समय समुदाय था, राज्य नहीं था। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ है, वैसे वैसे हम राजनीतिक विकास कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। राज्य से पहले स्थान होने के कारण समाज एक प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। देखिए, हमने अभी अंतर में डिफरेंस में बोला है कि राज्य से पहले कौन आता है? समाज आता है। समाज की स्थिति जो है वो पहले आती है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक भी मानते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स को किसने बनाया? हमने बनाया ना, हमारे समाज ने बनाया, हमारी जरूरतों ने बनाया। हम अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की राजनीतिक संधि विच्छेद करते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढते हैं, उसके मंत्रों को ढूंढते हैं, उसके अर्थों को ढूंढते हैं अपने जरूरतों के हिसाब से। इसके अलावा दूसरी ओर राज्य एक बनावटी और मानव निर्मित संस्था है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा समाज प्राकृतिक है, लेकिन राज्य जो है ये हमने बनाया है अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने जनसंख्या के हिसाब से, अपने भाषा के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने सोसाइटी को और बेहतर बनाने के हिसाब से। इसीलिए यह मानव निर्मित है, क्योंकि इसे इंसान ने बनाया। लेकिन अगर हम समाज की बात करेंगे तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। यह भी एक कारण है कि हम राज्य को एक औपचारिक और वैधानिक संगठन की संरचना के रूप में पाते हैं। ऑफिशियल है क्योंकि इंसानों ने बनाया है। समाज भी एक संगठन है, संस्था है, परंतु यह राज्य की भांति औपचारिक नहीं है। समाज भी एक संगठन है क्योंकि इसमें भी लोग हैं, इसमें भी रिश्तों का जाल है, इसमें भी, लेकिन यह प्राकृतिक है, यह ऑफिशियल नहीं है, यह मानव निर्मित नहीं है। आगे का पॉइंट हमारा कहता है राज्य का अस्तित्व जो है वो समाज के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधन उसके साध्य के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी साधन यूज करने वाला जो है वो साध्य कहलाता है, और साधन उसकी इच्छाओं के अनुरूप काम करने वाला होता है। देखिए, अतः राज्य एक साधन है जिसका उपयोग समाज के द्वारा होता है, समुदाय के द्वारा होता है, और समाज जो है उसका साध्य है। सदैव साधन का अस्तित्व साध्य के लिए होता है, इसलिए राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज उसका उपयोग करता है, न कि साध्य का अस्तित्व साधन के लिए। राज्य से कोई खास लगाव नहीं है। अगर समुदाय नहीं होगा तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए समुदाय है तो राज्य का अस्तित्व है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य नहीं हो सकता। समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती और बिना संप्रभुता के भी काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, राज्य का अपना नियम कानून, नियमावली, पॉलिटिक्स, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, बहुत तरह की चीजें होती है, लेकिन समाज इसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समाज इसके बिना भी चलता है। इसके संप्रभु होने के कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर सभी संगठनों, संघ और व्यक्तियों के ऊपर एक शक्ति रखता है, एक कंट्रोल रखता है, एक नियमावली के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। यह संप्रभुता ही राज्य को एक विशेष तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है। इसी कंट्रोल के कारण राज्य के पास एक एक्स्ट्रा पावर के रूप में उसे देखा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, राज्य एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। राज्य का जो है अपना जो क्षेत्रफल है वो निश्चित होना चाहिए। आपने इसके बारे में पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था। भूभाग राज्य का एक आवश्यक घटक है। अगर जमीन है, समुदाय उसके अंदर है, तभी तो वो राज्य कहलाएगा। इस प्रकार राज्य तब तक एक क्षेत्रीय संगठन है जब तक कि वह एक निश्चित क्षेत्र में हो, उसके लिए प्रॉपर एक क्षेत्रफल हो, एक भूभाग हो, एक जमीन का टुकड़ा हो, इसकी क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित हो और अस्थाई हो। ये नहीं कि आज 2 किलोमीटर इधर से बढ़ा दिया, कल 2 किलोमीटर उधर से घटा दिया, नहीं। इसका जो क्षेत्रफल है वो निश्चित होता है, अस्थाई होता है। समाज का भी एक क्षेत्र होता है, परंतु वह अस्थाई नहीं होता। इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत भी हो सकता है और सीमित भी। उदाहरण के लिए, इस्लाम समाज राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है, इस तरह अन्य समाज भी है। अब बहुत तरह के समाज है। मुसलमानों के समाज की अगर हम बात करें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि पाकिस्तान में, ये सिर्फ इंडिया में, सिर्फ बांग्लादेश में, अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं। बौद्ध धर्म की बात कर लो तो चाइना में भी है, इंडिया में भी है, अन्य देशों में भी है। ऐसे ही जैन धर्म भी है जो एक
क्षेत्र से जाके बाहर तक फैले हुए हैं। इसलिए समाज का कोई क्षेत्र नहीं होता। समाज एक खास क्षेत्रों में ही निवास नहीं करता, वो विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है। लेकिन राज्य की अपनी एक क्षेत्रफल निश्चित होती है और अस्थायी भी होती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्य के आचार के कुछ समान नियम होते हैं जिसे कानून कहते हैं। हर एक राज्य, मैंने आपको बताया था कि संविधान को लेके कई सारे नियमावली राज्य के लिए होते हैं और उनके वो कानून राज्य के अंदर कार्यरत भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं। समाज में भी आचरण के कुछ नियम होते हैं। आप समाज में भी रह रहे हो तो आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते हो, अपने से बड़े के साथ बात करने का आपके पास तमीज होना चाहिए। आपको एक लहजे के साथ अपने से बड़ों से बात करनी चाहिए, और जिन्हें हम कर्मकांड, मापदंड या आदत आदि कहते हैं। आप अगर गलत समाज में गलत अगर मैसेज करते हो या फिर गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो तो आपके वो कहे जाएंगे कि आपके मतलब संस्कार अच्छे नहीं है, आपके परवरिश सही तरीके से नहीं हुआ है, आपके माँ बाप भी ऐसे ही रहे होंगे। तो ये सारी चीजें समाज के अंदर आता है। लेकिन अगर राज्य के अंदर आप उदंडता करते हो तो आपको पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा और बढ़िया से आपकी हड्डी तोड़ के फिर वापस आपको सही सलामत करके वापस कर देगा। राज्य के नियम लिखित, निश्चित और स्पष्ट होते हैं। किसी भी राज्य देश के नियम संविधान के अंदर लिखित होते हैं। लिखित संविधान, हमारे भारत की संविधान की बात कर लो, लिखित है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा भी माना जाता है। तो ये एक राज्य या एक देश के जो नियमावली होते हैं वो लिखित होते हैं, उनका लिखा हुआ बुक आपको मिल जाएगा। लेकिन वही समाज के नियम अलिखित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग नियम है, अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग चलने का तरीका है। कुछ समाजों में कुछ भाषा को लेके बहुत अच्छी है, वो उनकी लोकल लैंग्वेज है। अब दूसरे समाज में चले जाओ तो वो उसमें गाली हो जाता है। एक मैं अपना ही इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बिहार, वहां पे ना पति को भतार भी कहा जाता है। वो भतार हमारे यहाँ नॉर्मल शब्द है, भोजपुरी में भी नॉर्मल है। लेकिन जहां मेरा ससुराल है वहां मिथिला में एक बार मैंने भतार बोल दिया, वो उसे गाली समझने लगे और मुझे को सब समझाने लगे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। तो ये क्या है ना कि अब कुछ नियम है जो एक तो स्पष्ट नहीं है, संस्कृति जो है वो स्पष्ट नहीं है। अब अलग अलग समाज में अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग वेशभाषा है, अलग अलग खान पान है। कुछ समाज में नॉनवेज बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अब आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, वहां पे आप नॉनवेज की बात करोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। तो अलग अलग समाजों के नियमावली समुदाय में, समाज में स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन राज्य में, देश में स्पष्ट है। भाई कानून ये है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, आप बिना हेलमेट के सड़क पे नहीं चल सकते हो, आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो, आप किसी की कोई चीज चोरी नहीं कर सकते हो। तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए आपको सजा होगी। तो यही है समाज और राज्य के बीच के कानूनों के बीच में स्पष्टीकरण। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्य के नियम बाध्यकारी होते हैं। राज्य के नियम बाध्यकारी कहने का मतलब है कि आपको मानना पड़ेगा। जो संविधान का रूल रेगुलेशन होता है, नियम होता है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। वो बाध्यकारी होता है, मतलब आपको मानने के बिना कोई उपाय नहीं। अगर आप उस जगह के वासी हो, उस जगह का सिटीजनशिप है आपके पास, नागरिकता है, तो वहां के नियम कानून आपको मानने जरूरी हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पे शारीरिक या अन्य दोनों तरह की सजाएं दी जा सकती है। देखिए शारीरिक, मैंने आपको यही बोला था कि अगर आप नियम कानूनों को तोड़ोगे तो पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, डंडा वंडा से आपके पूरी पिटाई करके ठीक ठाक करके आपको वापस कर देगा। या फिर दूसरे भी साधन है कि आपको जेल हो जाए, आपको जुर्माना हो जाए अगर आप उल्लंघन करते हो तो। जबकि सामाजिक नियम के उल्लंघन से सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा दी जाती है। अगर आप समाज में किसी प्रकार के नियमों को तोड़ते हो, कई बार ऐसा होता है कि समाज में किसी का गाय बकरी किसी के खेत में चला गया, या किसी की बेटी वगैरह कुछ गलत काम कर दी, किसी का बेटा वगैरह कुछ गलत काम कर दिया, किसी का मतलब ऐसा कुछ भी हो तो आपको समाज से निष्कासित कर देगा। आपका खान पान, भोज भात, रिश्ते नाते समाज से तोड़ लिए जाएंगे, आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, आपको किसी भी कार्य में आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि राज्य का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां आज्ञा के उल्लंघन के कारण राज्य कार्रवाई कर सकता है। देश या राज्य के अगर नीति नियम संविधान के कानूनों में आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ करते हो, किसी प्रकार का उल्लंघन करते हो तो वहां पे आपको कार्रवाई हो सकती है। राज्य को बल प्रयोग का अधिकार प्राप्त है, वो आपके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस वाले आपके ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम समाज की बात करें तो इनका क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे कुछ लोग बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, फिर वो आपको दंड या समाज से बाहर निष्कासित कर देंगे। जिसकी शक्ति सद्भाव है और इसकी कार्यविधि लचीली होती है, इनके काम करने का तरीका लचीला होता है। मतलब अगर आप राज्य के अंदर किसी प्रकार के गलत कामों में पकड़े जाते हो तो अदालत आपको सजा ही देगा।
लेकिन समाज में यदि आप माफी वाफी मांग लो, थोड़ा सा दया वया आ गया पंचों को, सरपंचों को, लोगों को, तो आपको माफ भी कर दिया जाएगा, इसीलिए ये लचीली होती है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसके अनुसार पाठगत प्रश्न आपको 3.1 के अंदर दिया गया है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है और इसमें 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं। अभी तक जो अब मैंने आपको समझाया है उसी के बेस पे आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर को करना है। इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसके उत्तर को आप करेंगे, ताकि आपके ऊपर के जितने भी पॉइंट अभी तक क्लियर हुए हैं वो सही तरीके से समझ में आ जाए। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपके चैप्टर को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है वो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी के बेस पे है। तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपने अभी तक क्या समझा है, क्या पढ़ा है, क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए फिर तो मैंने आपको बताया, ये आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्य और अन्य संगठन। अब हम राज्य और अन्य संगठन में देख लेते हैं कि संगठन लोगों का वह संगठित समूह है जो उनके सामूहिक प्रयासों द्वारा एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, एक विशेष एम के लेके एक अपना कुछ ऐसा फोकस बना लिया कि हमें ये काम करना है और उसके लिए एक उन्होंने संगठन बनाया। उस संगठन में जितने भी लोग होंगे वो उसी खास अपने एम को लेके काम करेंगे। अपने किसी संगठन के 3 लक्षण हो सकते हैं। पहला तो है लोगों का संगठन, कोई समान विशेष उद्देश्य और सामूहिक प्रयास। अब ये संगठन बनाने का कारण 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो लोगों का संगठन होगा कि हम आपस में लोग संगठित होकर किसी प्रकार के कार्यों को करेंगे। कोई सामान्य विशेष उद्देश्य, किसी प्रकार के उद्देश्य, हमें नदी साफ करना है, हमें खेतों में ये काम करना है, हमें समाज की भलाई के लिए ये काम करना है। या फिर सामूहिक प्रयास, सभी लोग मिलके एक संगठन बनाएंगे कि हम दिल्ली के सभी पार्कों को साफ करेंगे। तो ये संगठन बनाने का कारण हो सकता है। जैसे कि परिवार एक संगठन है, हमारा फैमिली भी एक प्रकार का संगठन होता है। परिवार के लोग रिश्तों से जुड़े होते हैं, परिवार के सभी लोग परिवार की समान उद्देश्य पूर्ति के लिए काम करते हैं। अब जो भी परिवार है, परिवार एक संगठन है और उसमें हमारे पास ये साफ साफ आइडिया रहता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि जो भी इनकम आता है उसको उसी के हिसाब से खर्च करना है कि राशन इतने का आएगा, रेंट इतने का जाएगा, बिजली बिल इतने का जाएगा, दूध का बिल इतने जाएगा, दवाइयां इतनी की आएगी, गाड़ी का पेट्रोल इतने का है और इतनी सेविंग को हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सभी लोगों का माइंड एक जैसा सेटअप होता है, तो इसलिए परिवार भी एक संगठन है। संगठन के अन्य उदाहरण है जैसे कि क्रिकेट क्लब, चर्च, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन आदि। अब इसमें जो लोग होते हैं ये बहुत प्रकार की एनजीओ है हमारे भारत में जो किसी न किसी खास काम को करते हैं। कोई बच्चों की सहायता करता है, कोई बुजुर्गों की सहायता करता है, कोई महिलाओं की सहायता करता है, कुछ अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि ऐसे लोग आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, जिनका एम साफ होता है कि हमें अनाथ बच्चों के लिए काम करना है, हमें विकलांग बच्चों के लिए काम करना है, हमें महिलाओं के लिए काम करना है, हमें कुपोषित बच्चों के लिए काम करना है। तो उस ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो एक ही प्रकार के कार्यों को करते हैं, जो अन्य संघ के साथ समाज में अस्तित्व में रहता है, परंतु संगठन रूप से अगर राज्य देखें तो दूसरे अस्तित्व और संगठनों से अलग होता है। इन अंतरों को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। अब देखिए, संगठन और राज्य को अगर हमें अंतर के रूप में देखना है, इनके बीच में डिफरेंसेस को देखना है, तो वो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। हमारा पॉइंट कहता है राज्य सहित सभी संगठन व्यक्तियों से मिलकर बने होते हैं। राज्य सहित, राज्य के अलावा, मैंने अभी समुदाय के बारे में आपको पढ़ाया था, समुदाय हो, संगठन हो, या जो भी आपको सोसाइटी दिख रही है, जो भी आपको संगठन दिख रहे हैं, जो भी आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सभी व्यक्तियों से मिलकर बने होते हैं। आम जनता से तो मिलकर बनता है, चाहे वो राज्य हो, देश हो, संगठन हो, सोसाइटी हो या फिर समुदाय हो। इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं आम लोगों का ही हाथ होता है, पब्लिक मिलके ही इनका निर्माण करती है। लेकिन जब हम बात राज्य की कर रहे हो तो यहाँ पे सदस्यता अनिवार्य है। आपका अगर राज्य में रहते हो तो वहां का सिटीजनशिप, नागरिकता लेना आपको जरूरी है। बिना नागरिकता के आप उस राज्य में, देश में नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर हम संगठन की बात कर लें, किसी प्रकार के ग्रुप की बात कर लें, तो ये हमारे इच्छा के ऊपर है कि हम उस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। बहुत तरह के संगठन है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं अभी के ट्रेंडिंग संगठन के बारे में बात कर लेता हूँ। कृष्ण भगवान का जो ये टेम्पल वगैरह है, इसके बहुत सारे संगठन है। इस्कॉन टेम्पल की बात कर लो, इसकी सदस्यता ली जाती है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग इसकी सदस्यता ले। अब जैसे मेरी इच्छा नहीं है उसमें सदस्यता लेने की, तो मैं नहीं ले रखा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसमें सदस्यता लेते हैं, इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, उनके लिए अलग से कार्यक्रम होता है, उनको कभी फायदे भी मिलते हैं, उनको प्रसाद ज्यादा मिलता है, मुझे नहीं मिलता तो मैं जाता भी नहीं हूँ, मुझे प्रसाद चाहिए भी नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पे ये तो ऐच्छिक है कि आप राज्य में रहोगे तो आपको होना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर संगठन की बात कर लें तो संगठन में सदस्यता नहीं चाहिए। किसी एक राज्य की सदस्यता अनिवार्य है उसमें। अब देखिए व्यक्ति दो राज्यों का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में दो नागरिकता का प्रधानता है, वहां पे आप राज्य के लेवल पे और देश के लेवल पे अलग अलग प्रकार की नागरिकता मिलती है, लेकिन हमारे भारत में सिंगल नागरिकता मिलती है। किसी अन्य संगठन जैसे क्रिकेट क्लब, चर्च, रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्यता स्वेच्छा का विषय। हमें इच्छा है तो हम लेंगे, हमें इच्छा नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जरूरी नहीं है, इसमें कोई बाध्यकरण नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये राज्य की तरह नहीं है कि यहाँ पे रह के आपको सिटीजनशिप लेना ही पड़ेगा। आप किसी भी संगठन में, चाहे वो कोई सा भी हो, चर्च का हो, रेड क्रॉस हो, क्रिकेट क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो, आपकी इच्छा है, जिम का हो तो आपकी इच्छा है तो आप लीजिए, इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए। अर्थात यह किसी भी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है, व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी संगठन में सम्मिलित होना चाहता है या फिर नहीं होना चाहता। तो सबसे पहला अंतर तो आपको राज्य और संगठन में दिख गया। समुदाय में भी मैंने आपको इस प्रकार के अंतरों को समझाया था। अब हम राज्य के साथ संगठन को जोड़ के देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का सदस्य हो सकता है और वह एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों का सदस्य नहीं हो सकता, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में कई संगठनों का सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति एक देश में एक ही बार नागरिकता ले सकता है, वो अलग अलग जगहों पर नागरिकता लेने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संगठन की बात कर लें, ग्रुप की बात कर लें, तो वो व्यक्ति फुटबॉल क्लब में भी हिस्सा ले सकता है, जिम में भी हिस्सा ले सकता है, स्विमिंग में भी ले सकता है, क्रिकेट क्लब में भी ले सकता है, चर्च में भी ले सकता है, इस्कॉन टेम्पल में भी ले सकता है। मतलब एक व्यक्ति अलग अलग समय में या फिर एक समय में कई सारे संगठनों के साथ जुड़ सकता है, लेकिन वो अलग अलग समय में या फिर एक समय में राज्यों के साथ अलग अलग सदस्यता नहीं ले सकता। पॉइंट को देखते हैं। सभी संगठनों के लिए एक भूभाग होता है। जितने भी संगठन होते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, उनके लिए भूभाग निश्चित होता है। राज्य रूपी संगठन की सीमाएं निश्चित होती है। अगर हम राज्य रूपी संगठन की बात कर ले, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए जो भी संगठन बनाए जाते हैं उनका जगह फिक्स होता है। अगर हम अन्य प्रकार के संगठनों की बात कर लें, दूसरे प्रकार की संगठनों की बात कर लें, तो उनकी स्थान जो होता है वो आवश्यक, मतलब एक ही जगह पर हो ये जरूरी नहीं है। यह स्थान किसी दिन यहाँ हो सकता है और अन्य दिन कहीं और, परंतु राज्य का क्षेत्र सदैव अस्थायी होता है। अब देखिए बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे, परसों कहीं और करेंगे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में भी जा सकते हैं। अगर हम WHO की बात कर लें तो उसकी जो है कार्यरत वो कई सारे देशों में, कोई एक जगह फिक्स नहीं है। लेकिन अगर राज्य के अंदर की कोई संगठन है तो उसका क्षेत्र और समय और जगह सब फिक्स होता है। राज्य सहित सभी संगठनों का अस्तित्व एक न एक उद्देश्य की प्राप्ति है। जितने भी संगठन बनाए जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने एम को लेके काम करते हैं, अपने उद्देश्य को लेके काम करते हैं। संगठन बनाने का कार्य इसीलिए किया जाता है ताकि वो किसी न किसी खास प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। एक उद्देश्य की प्राप्ति करना है, जबकि राज्य का उद्देश्य सदैव सामान्य, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। राज्य का काम क्या है? उसे जो भी संविधान है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को अपने राज्य के अंदर पालन करवाना है। वहीं अन्य संगठनों का उद्देश्य कुछ विशेष होता है। क्रिकेट संगठन का विशेष उद्देश्य क्रिकेट खेलना है। हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में सभी गतिविधियां समाहित है, जबकि दूसरे संगठनों में यह सीमित नहीं होता है। अब क्रिकेट वाला क्या करेगा? क्रिकेट वाला जो संगठन बना है, जो उन लोगों ने सोसाइटी का निर्माण किया है या किसी प्रकार का गैर सरकारी संस्थान बनाया है, उनका मुख्य रूप से काम क्रिकेट खेलना होता है। फुटबॉल वाले फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी वाले हॉकी खेलेंगे। लेकिन राज्य के लिए अगर हम बात करेंगे तो राज्य का मुख्य काम अपने राज्य के अंदर, सीमा क्षेत्र के अंदर, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर नीति, नियम, कानून और संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करवाना होता है। इसके अलावा राज्य का चरित्र राष्ट्रीय है, वो अपने राष्ट्र प्रेम या फिर राष्ट्र भाव या फिर संविधान के द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय नियमों के ऊपर काम करता है। अन्य संगठनों के चरित्र क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हो सकते हैं। अब जो संगठन बनाए जाते हैं, जो ग्रुप बनाए जाते हैं,
वो अपने क्षेत्र लेवल पे भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऐसा संगठन है जो दिल्ली में बनाया गया है, वो यमुना नदी को साफ करना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय कार्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, प्रांतीय भी होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एक क्षेत्रीय संगठन है। हरियाणा का गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन प्रांतीय है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यहाँ पे आपको सारे संगठनों का आपका एक एग्जांपल दे दिया है। कुछ क्षेत्रीय है, प्रांतीय है, राज्य है और फिर अंतरराष्ट्रीय भी है। जैसे यूनेस्को की अगर हम बात कर ले तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अलग अलग देशों के लिए काम करता है। कुछ राष्ट्रीय है जो अपने राष्ट्र के लिए काम करता है, कुछ राज्य के लिए है जो सिर्फ अपने अपने राज्य के लिए काम करता है, कुछ प्रांतीय हैं जो अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, इसी को हम क्षेत्रीय भी कहते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अन्य संगठनों और राज्य में प्रभुसत्ता का अंतर है, क्योंकि अन्य संस्थाएं संप्रभु नहीं है जबकि राज्य संप्रभु होता है। राज्य को अपने नियमावली के अनुसार अपने जनता को लेके नियम कानून को बना के लेके चलना है, लेकिन संगठन में ये सारे नियम नहीं होती है। उनका कोई संविधान नहीं होता, नियम कानून नहीं होते, उन्हें अपने इच्छा के अनुसार और समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। अन्य संगठन पूर्ण स्वायत्त हो सकते हैं और सदैव होते भी है, परंतु उनके राज्य के नियमानुसार कार्य करना होता है। राज्य सभी संघों में सर्वशक्तिमान होता है और किसी अन्य राज्य से स्वतंत्र होता है। देखिए, संगठन जो है वो अपने इच्छा के अनुसार तो काम कर सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन राज्य के अंदर जो बनाए गए नियमावली है उन नियमावली को लेके चलना पड़ेगा। मान लो हमारे देश में, भारत में कोई संगठन बना हुआ है, किसी संगठन का निर्माण हुआ है, तो वो संगठन को हमारे भारत के संविधान के तहत ही काम करना पड़ेगा। वो हमारे भारत के संविधान से बाहर थोड़ी ना जा सकता है, या फिर अलग अपने विचारों को, अपने नियमावली को थोड़ी ना लागू कर सकता। उसे उस देश के या फिर उस राज्य के कानून के अंतर्गत ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। इसके अलावा राज्यों के कानून का उल्लंघन करने पर संगठन हो या कोई हो, आप संविधान से ऊपर नहीं है। चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटा हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, इंडस्ट्री वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, जियो वाला हो, एयरटेल वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उल्लंघन करेगा पेला जाएगा। जैसा कि उनको जेल भी हो सकता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने तो जेल जाते हुए देखा ही है, बड़े बड़े पैसे वाले को जेल जाते हुए देखा है। यहाँ पे सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं। दिल्ली में आप देख लीजिए, केजरीवाल, सिसोदिया, पता नहीं कौन कौन सा सब जेल में भरा हुआ था। अभी चुनाव में बाहर आया, फिर से सब मोदी उसको डाल रहे हैं अंदर में। इसके अलावा अन्य किसी संगठन को किसी को भी शारीरिक दंड देने का अधिकार प्राप्त नहीं। अब देखिए, मान लीजिए हम संगठन तो खोल लिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं नशा मुक्ति केंद्र के बारे में। इसमें लोगों को क्या किया जाता है कि उठा के ले जाया जाता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, लोग आते हैं, उठाते हैं, गाड़ी में फेंक देते हैं और गाड़ी में बंद करके उसको लेके जाते हैं। तो किसी भी संगठन को ये आजादी नहीं है कि वो किसी को शारीरिक दंड देगा, मारेगा, पीटेगा। ये अधिकार किसी भी संगठन को नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के कानून के अंतर्गत है। राज्य भी एक संगठन है, राज्य के पास है, क्योंकि उसके पास संविधान की शक्ति है। वो अपने उन शक्तियों का प्रयोग करके उनको उस कार्य को करने के लिए विवश कर सकता है, लेकिन हम और आप जैसे व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए किसी भी संगठन के पास ये हक नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक दंड दे, मारे, पीटे, गाली गलौज दे। ये नहीं है। वे किसी को संगठन से केवल बाहर निकाल सकते हैं। आप एंट्री लो, एग्जिट लो, आप इतना कर सकते हो। मान लो एग्जांपल के लिए कोई संगठन है, क्रिकेट क्लब है, अब मैंने उसमें भाग लिया और मेरे से कुछ गलती हो गई, तो क्या वो सब मारने लगेगा? नहीं, वो मुझे निकाल सकता है, हटा सकता है, लेकिन हमें हमारे शारीरिक दंड देने का अधिकार उन संगठनों के पास नहीं होता है। इस प्रकार से राज्य तथा संघ के बीच अंतर, मतलब जो संबंध है, वो महत्वपूर्ण है। अन्य संगठन राज्य के उत्तरदायित्वों को कम करते हैं, वे राज्य से भी अच्छा कार्य करते हैं। उनमें से कुछ तो है, जैसे कि परिवार, मित्र समूह, चर्च आदि राज्य के अस्तित्व से पहले के, राज्य के निर्माण होने से पहले से ये सब अस्तित्व में है और ये लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं। राज्य उनकी शक्तियों को कम नहीं करता तथा उन पर प्रभुत्व नहीं दिखाता। हमारे भारत में तो आपको पता है, ऐसे भी धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखा गया। धर्म ऑफिशियल नहीं हो सकता, किसी भी धर्म को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उसके लिए आप एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। देखिए,
और कहा जाता है कि सबसे अच्छा कार्य जो राज्य इस क्षेत्र में कर सकता है वो यह है कि वो इनकी क्रियाओं को ठीक से निरीक्षण करे और उसमें योगदान दे। ठीक है, अब चर्च के लेके या फिर कोई ऐसे मंदिर के ग्रुप को लेके अगर राज्य कुछ करना चाहता है तो आप निरीक्षण कीजिए, चेक कीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अगर कुछ कमी है तो आप अपनी तरफ से सहयोग कीजिए, ये एक राज्य का बेहतर काम हो सकता है। ठीक इसी प्रकार अन्य संगठनों को भी अपने क्षेत्र और क्रियाओं को राज्य नियमों के दायरे से बाहर होकर उन्हें चुनौती नहीं देना चाहिए। संगठन भी जो भी बनते हैं, जितने ही प्रकार के संगठन है, आप ये नहीं कि संगठन बना लिया, आप पैसे वाले हैं तो आप संविधान को चुनौती करने लगे, राज्य के नियम कानून को चुनौती करने लगे। ऐसे में फिर राज्य देश के कानून आपको मतलब गड़बड़ कर देगा, आपके साथ उल्टा सीधा कर देगा और आपको जेल भी हो सकता है, शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है अगर आप गलत करते हुए पाए जाते हैं तो। इस प्रकार से यहाँ पे अब तो हमारा अभी जस्ट कुछ देर पहले 3.1 के प्रश्न उत्तर आए थे, अब हमारे पास 3.2 के आ गए हैं जिसमें क ख ग घ है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। शायद इसमें आगे भी हो सकता है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास क ख ग घ है। अब आपने अभी तक जो समझा है उसके अनुसार आपको इन प्रश्नों को करना है और जैसा कि मैं पहले ही बताया था आपको ये प्रश्न करना आना चाहिए, क्योंकि आप अगर बुक को डिटेल से पढ़ रहे हो, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, उनके हर एक महत्व को, मुद्दों को सही तरीके से समझ रहे हो तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना आसान हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे दिए जाएं। तो हम आगे की पॉइंट में आ चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा है 3.4 राज्य और सरकार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि सबसे पहले हमने राज्य को समुदाय के साथ जोड़ के देखा, फिर मैंने राज्य को संगठन के साथ जोड़ के देखा, अब हम राज्य को सरकार के साथ जोड़ के देखेंगे कि इनके आपस में संबंध क्या है और डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार राज्य का एक घटक होता है, सरकार जो है वो राज्य का एक घटक होता है, मतलब राज्य तो कंटिन्यू रहता है, सरकार आती है जाती है, हर एक 5 साल पे यहाँ पे निर्वाचन होता है, मतदान होता है, जिसमें जिसको सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त हो उन व्यक्तियों का चयन राज्य में सरकार के रूप में होता है। वह संस्था है, सरकार वह संस्था है जहां पर कानून बनाए और लागू किए जाते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था जनप्रतिनिधि के माध्यम से कानूनों को बनाया जाता है, एडिट भी किया जाता है, बदलाव भी किया जाता है और समाप्त भी किया जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। यही राज्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसमें राज्य के सभी लोग, संगठन और संस्थाएं शामिल है। राज्य के अंदर जितने भी संगठन हमने आपको पढ़ाया, जितनी भी संस्थाएं पढ़ाई है, जितने भी समुदायों के बारे में बताया, सब सम्मिलित है। गलत करने पे सबको दंड दिया जाएगा, जिनके द्वारा राज्य की इच्छा व्यक्त की जाती है और इनका प्रतिपादन भी होता है। यद्यपि राज्य अपनी सरकार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, फिर भी दोनों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। ठीक है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सब आपस में जुड़े हुए तो हैं। मैं अगर समुदाय की भी बात करूं तो वो भी राज्य से जुड़ा हुआ है, संगठन की बात करूं तो वो भी राज्य से जुड़ा हुआ है, सरकार की बात करूं तो वो भी राज्य से जुड़ा हुआ है। फिर भी इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना, डिफरेंस को देखना जरूरी है। जिसमें पहले नंबर पे है राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार है, जबकि सरकार के पास नहीं होता। सरकार को यह शक्ति राज्य के अधिकारों, शक्तियों और संविधान द्वारा प्राप्त होता है। देखिए कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सरकार के पास संविधान के माध्यम से आता है, निर्वाचित होने के बाद आता है, सरकार बनाने के बाद आता है, लेकिन राज्य के पास वो पावर्स ऑलरेडी होते हैं। मौलिक नियमों के संग्रह के रूप में संविधान या मौलिक कानून, संविधान वह मौलिक कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार सुगठित होती है। मौलिक नियमों के संग्रह, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान वह मौलिक कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही एक प्रकार का कानून है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार सुगठित होती है। अब किसी देश में सरकार कैसे बनता है? अभी दिल्ली में सरकार बना ना बीजेपी का, या फिर अन्य राज्यों की बात कर लो या किसी देश की बात कर लो, ये सरकार बनने का नियम आता कहां से? संविधान से ही तो आता है। संविधान तो कहता है 5 साल पे निर्वाचन करो, संविधान ही तो कहता है कि कैसे सरकार का नियम होगा, जनप्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, मतदान कैसे होगा, मतदान करवाएगा कौन, मतदान के नियम क्या क्या है, आचार संहिता क्या क्या है। तो ये चीजें बताने का काम कौन करता है? ये सारी चीजें बताने का काम संविधान करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं। सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को सुचारू रूप से चलाने वाले कर्मचारी होते हैं। हम सभी राज्य के नागरिक तो होते ही हैं, परंतु सरकार के सदस्य नहीं होते। गार्नर लिखते हैं। अब देखिए,
हम सब अगर बात करें नागरिकता की, हम किसके नागरिक हैं? देश के ना, राज्य के ना, कि सरकार के नागरिक है? नहीं है, क्योंकि सरकार तो आता जाता रहता है। ये बात याद रखिएगा कि राज्य एक बड़ी इकाई है। राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या होगी, राज्य के अंदर जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से लोगों की इकाई को मापा जाता है। साथ ही साथ ये जो चलाने वाले सरकार होते हैं, सुचारू रूप से जो सरकार चलाई जाती है, तो सरकार के अंदर तो वही लोग आएंगे जो सरकार के मंत्री होंगे, जो सरकार के कर्मचारी होंगे। सभी लोग तो नहीं आ सकते ना। राज्य के क्या सभी लोगों को आप सरकार के अंदर ठूस दोगे? नहीं ठूसोगे। कितनी बड़ी सरकार है वो, आप ले सकते हो। तो इसके अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, उन्हीं को मेन माना जाता है, इसलिए इनकी इकाई को छोटा माना जाता है। इसलिए हमारे पास कहा गया है हम सभी राज्य के नागरिक तो नहीं होते हैं ना, हम सभी राज्य के नागरिक तो होते हैं परंतु सरकार के सदस्य नहीं होते हैं। हम सभी किसके नागरिक होते हैं? राज्य के, सरकार के सदस्य नहीं होते। अब हम मतदान करके आए, हमने बीजेपी को वोट दिया है, एग्जाम्पल, और इस बार क्या हम बीजेपी को वोट दे दिए तो क्या इसका मतलब हम बीजेपी को जाएगा कि हमें भी एक मंत्रिमंडल दे दो? नहीं ना, हम उसके क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम राज्य के क्षेत्र में हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, सरकार राज्य का आवश्यक अंग है। राज्य के लिए सरकार का होना जरूरी है। सरकार नहीं होगा तो राज्य का काम नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको यह भी देखना है कि राज्य अमूर्त है, सरकार इस परिकल्पना को मूर्त रूप देता है। हम सरकार को देखते हैं परंतु राज्य को नहीं। हम जिसे चुन के भेज रहे हैं, जिसको मत दे रहे हैं, जिन प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, उनको तो हम देख रहे हैं। राज्य को आप देख रहे हो, राज्य के कार्यों को देख रहे हो? नहीं, हम सरकार के काम को देखते हैं। और सरकार राज्य के नियम, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के अनुसार काम करता है। राज्य लगभग एक अस्थायी संस्था है। बिल्कुल, राज्य नहीं बदलता है, राज्य का चुनाव नहीं होता है, राज्य एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता, सरकार का चुनाव होता है। इसलिए राज्य अस्थायी है, सरकार अस्थायी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तब तक कायम रहता है जब तक इस पर एक आक्रमण करके इसे किसी अन्य राज्य का हिस्सा न बना लिया जाए। हाँ, ये भी एक तरीका सही है। पहले के समय में क्या होता था, राज्य एक अस्थायी हिस्सा होता था, उसे तब तक चलता रहता था जब तक कि कोई दूसरे आक्रमणकारी, ये इस्लामिक कंट्री वाले, अफगानी, ये मुल्ले मौलवी का जो देश है, ये सब क्या करते थे कि हमारा भारत तो शुरुआत से शालीन रहा है ना, स्थिर रहा है, ये हमला नहीं करता था, बड़े हम लोग शांत लोग हैं। लेकिन बाहर के ये जो लोग हैं, ये देखते थे, दमनकारी थे, ये हमारे भारत पर आकर आक्रमण करते थे, राज्यों को हथिया लेते थे, लूटपाट करते थे, चीजों को चोरी करते थे। ये सब चोर सब थे, चोर, डाकू, उचक्के, लुच्चे, लफंगे। हमारा भारत तो शांत था। तो ये राज्य तब तक अस्थायी रहता था जब तक कि बाहर के कोई आक्रमणकारी, कोई डाकू किस्म का आदमी आके इस पर आक्रमण करके इसको अपने से ना मिला ले। जैसे अकबर को देख लीजिए, बहुत बड़ाई होती है। अकबर बीरबल के किस्से, अकबर के साथ उनकी पत्नी जो थी, जो भी थी, हमें क्या लेना देना है। तो इन सब का बहुत बड़ा होता है। कभी आपने डार्क साइड को पढ़ा है कि अकबर कितना शैतान था? अकबर ने कितने राजपूत राजाओं को मरवा दिया, अकबर ने कितने बहु बेटियों का घर उजाड़ दिया, ये कोई नहीं देखा। इनके ऊपर हमारे भारत में धारावाहिक आ गया और इनके अच्छे अच्छे पॉइंट, इनको भगवान बना दिया गया। शहंशाह अकबर, अरे इनके डार्क साइड को देखो, ये कितना क्रूर अत्याचारी था। हजारों तो बीवियां थी इसकी, सिर्फ ये शादी, मुल्ले मौलवी में होता क्या? शादी करो, शादी करो, जनसंख्या बढ़ाओ, भारत में हमारी बहुलता होनी चाहिए। इनको पता ही नहीं है कि हिंदू से आगे कहां बढ़ पाएंगे। तो ये आक्रमणकारी थे। जब तक कि ये आके अटैक नहीं करते थे तब तक एक राज्य स्थगित रहता था, अस्थायी रहता था। अब देखिए, आज जो शासक है वो कल शासक नहीं भी हो सकता है। आज जो राजा है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए राजा है। आज जो प्रधानमंत्री है जरूरी नहीं है कि हमेशा वही प्रधानमंत्री रहेगा। या फिर पहले के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आज हैं? नहीं है ना। उनके पास, उनके बाद उनकी बेटी आई, बहुत सारे लोग आए, क्या वो हैं? नहीं है। आज कौन है? आज नरेंद्र मोदी है। तो क्या ये सब दिन रहेंगे शासक? नहीं रहेंगे। इनके बाद भी कोई और आएगा, इसके बाद योगी आएंगे, वो शासन करेंगे, वो सही शासन करेंगे। तो अब देखिए, परंतु सरकार के रूप में एक दूसरे राज्य में बदल सकता है। राज्य हमेशा रहता है, शासक बदलता रहता है, राज्य स्थायी है, हमेशा रहता है, बड़ा और छोटा या बदल सकता है, लेकिन राज्य होता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस राज्य हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ये विश्व के रूप में अगर आप देखो, एक विश्व में 195 कंट्रीज के अंदर अगर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को देखो तो ये एक राज्य है।
हमारा भारत हमारे लिए देश है, हमारे लिए राज्य दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा ये सब आता है क्योंकि हम देश के अंदर अपने राज्यों के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर पूरे विश्व के लिए अगर देखें तो 195 कंट्रीज में ये हमारा भारत देश जो है ये भी राज्य है, अमेरिका भी राज्य है, ब्रिटेन भी राज्य है, फ्रांस भी राज्य है। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में जहां संसदीय सरकार है वहीं अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है। ग्रेट ब्रिटेन और भारत में संसदीय सरकार है, संसद के माध्यम से सरकार चलाई जाती है। लेकिन वहीं अमेरिका की बात करें तो अध्यक्षीय सरकार है। अब ये संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार के बारे में आगे में हम चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे हम इसको बताएं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, फिर भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। संसदीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का विधायी अंग इसकी कार्यकारिणी अंग से घनिष्ठता से जुड़ा होता है। संसदीय सरकार में क्या होता है, जहां सरकार का विधायी अंग, ये प्रतिनिधि, सांसद और विधायक, इनके साथ कार्यकारिणी में, इनके काम करने के तरीके में, इनके तौर तरीके में, नियमों में, कानूनों में घनिष्ठता से जुड़ा होता है। इनकी अहमियत होती है वहां पे। मंत्रिमंडल इसी विधायी से लिया जाता है। कोई भी मंत्री हो, शक्ति का बंटवारा है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब अकेला प्रधानमंत्री तो पूरा देश को नहीं देखेगा। हमारे यहाँ अगर बिजली का काम नहीं हो रहा है तो हम प्रधानमंत्री को थोड़ी ना फोन करेंगे, नरेंद्र मोदी जी हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, आके ठीक कीजिए। या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्री बनाए जाते हैं, बिजली से जुड़े मंत्री, उनको भी नहीं बोल सकते हैं। तो इनका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। शिक्षा कोई और देखेगा, रास्ते का जुगाड़ कोई और करेगा, साफ सफाई का कोई और करेगा, देश की सुरक्षा का कोई और करेगा, पैसे का वित्त का कोई और करेगा। तो यही पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन्हीं विधायकों के अंदर से, इन्हीं सांसदों के अंदर से लिया जाता है। तो मुख्य रूप से संसद को निचले सदन के प्रतीक के रूप में भी जानते हैं। जो केंद्र सरकार का संसद होता है उसे हम निचला सदन कहते हैं। जो राज्य सरकार का संसद होता है उसे हम ऊंचला सदन कहते हैं। वहीं अध्यक्षीय सरकार जो अमेरिका में है, ये तो संसदीय सरकार हमारे ग्रेट ब्रिटेन और भारत में है, लेकिन अध्यक्षीय सरकार वह सरकार है जहां सरकार का कार्यकारिणी अंग विधायी अंग से स्वतंत्र होता है, विधायी अंग से अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कार्यकारिणी का अलग अस्तित्व होता है और वह मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वो मंत्रिमंडल के लिए कार्य नहीं करता है, कोई जवाबदेही नहीं होता है उसके पास। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है। सरकार केवल शक्तियों का प्रयोग करता है, राज्य की शक्तियां वास्तविक और मौलिक होती है। देखिए, संप्रभु शक्ति राज्य के पास होती है, सरकार केवल शक्तियों का प्रयोग करता है, उसे लागू करता है, उसे अदल बदल या नए नियम बना सकता है, वास्तविक और मौलिक होती है। राज्य की शक्तियां जो है वो वास्तविक और मौलिक होती है। सरकार की शक्तियों में घटाव चढ़ाव उतार नीचाव होता रहता है। अगला पॉइंट है राज्य का विरोध करना सरकार के विरोध करने से अलग है। राज्य का विरोध करना, राज्य अगर किसी चीज को विरोध करता है तो वो सरकार के विरोध से अलग माना जाता है। हम सरकार की आलोचना करते हैं, न कि राज्य की। हम कभी कहते हैं कि बिहार खराब है, बिहार के मतलब नाम खराब है, नहीं, हम बिहार के अंदर के सरकार को खराब कहते हैं। हम नीतीश बाबू को पलटू बाबू कहते हैं, हम लालू यादव को घोटालेबाज बाबू कहते हैं। तो जो, हालांकि बिहार का स्थिति तो ऐसा ही रहा है, जो आया है लुटवे किया है। आज तक बिहार में सही मार्गदर्शक नहीं आया। एक बार 5 साल के लिए योगी बाबा को भेज दो, लेकिन बिहार के लोगों में दिक्कतें हैं। जब आप जान रहे हो कि ये सारे घोटालेबाज हैं तो आप वोट क्यों देते हो? तब ये कहेंगे विकल्प क्या है, किसको दें? किसी ना किसी को देना पड़ेगा। 2 डाकू है तो हम उस डाकू में से किसे चूज करेंगे? कम से कम जो 18-19 खून किया है उसी को चूज कर लेते हैं। 20-25 को खून करने वाले को क्यों चुनेंगे? सही बात है, डाकू तो दोनों है, दोनों ने मर्डर किया है, दोनों खूनी है, दोनों गलत है। लेकिन वहां पे जजमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है कि चलो ठीक है यार, 25 खून करने वाला से तो बढ़िया है कि 19 खून वाला को चुन लेते हैं। तो ये मजबूरी है बिहार के लोगों के पास कि वो चुने तो चुने कैसे, जज करे तो करे कैसे। विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अच्छा चेहरा नहीं है। अब इस बार कहीं बीजेपी का कुछ अच्छा हो तो कुछ नया चेहरा लाए, बढ़िया सा चेहरा लाए। हम तो कहते हैं 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश से योगी बाबा को उठा के बिहार में डाल दो, एकदम सुशासन आ जाएगा। हमारे यहाँ के जो सुशासन बाबू है नीतीश बाबू, तो पलटू बाबू भी हो गया, कभी इधर कभी उधर। उनका तो डंडा इधर उधर घूमता रहता है, जुबान तो और अलग ही है, पता नहीं भाषण देते देते क्या क्या बोल जाते हैं। उनका तो मतलब क्या है, कुछ ज्यादा बोलना भी दिक्कत का बात है। तो बिहार जाना बैन करवा देंगे, हमारा घर हमारा बिहार है, मुश्किल में हम पड़ जा सकते हैं। भाई ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। जब ये सब बड़े बड़े सर को नहीं छोड़ते हैं, उठवा लेते हैं, प्रोटेस्ट करवा देते हैं। बिहार के विद्यार्थियों को देखे ही थे कैसे मारे, वाह गजब, मतलब सीन क्रिएट हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलवा रहे, लग रहा है कोई आतंकवादी घुस गया है बिहार में। सोच लीजिए, जो छात्र, जो स्टूडेंट को ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य होंगे, ये हमारे रीढ़ का कमर हैं,
और वैसे बच्चों को ऐसे मार खिलवा रहे थे। अब इसका कोई वो भी नहीं ले रहा है ना कि हमने मार खिलवाया। अरे बिना शासन प्रशासन के इच्छा के अनुसार कोई ऐसे लाठी चलाता है क्या? आप बेवकूफ समझ रहे हो जनता को? अब जनता को बेवकूफ समझ रहे हो तो नीतीश बाबू का गलतफहमी इसी चुनाव में निकल जाएगा। जिन छात्रों पर उन्होंने लाठी चलवाया, जिन माताओं के बच्चों पे उन्होंने लाठी चलवाया है, जिनके पिता बच्चा सुसाइड कर लिया, मर गया बच्चा इस टेंशन में, इनके सुशासन के कारण में बच्चे मर गए पटना में। तो इस बार इनको चुनाव से कुर्सी पर से ठोठा पकड़ के ऐसा उठा के पटकेगा ना बिहार में कि दिमाग इनका ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत बुरा लगा देखा जो मैंने न्यूज में ललन टॉप पे देख रहा था। भाई क्या खतरनाक सीन था। ऐसे मारा जाता है स्टूडेंटों को, मतलब ऐसे जानवरों की तरह। जानवरों को भी ऐसे नहीं मारते जैसे उन पे लाठियां चला रहे थे। धुआंधार ठंडे पानी का फव्वारा, ठंडा का महीना था, कपकपी थी, और उस पे छात्रों के ऊपर ठंडा पानी चलवा रहे हैं। वाह रे सुशासन बाबू। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे अब क्या है कि सरकार के विरोध करने से अलग है, राज्य का विरोध करना सरकार के विरोध करने से अलग है। हम जब भी विरोध करते हैं तो सरकार का करते हैं, राज्य का नहीं करते हैं। किसी भी राज्य की बुराई नहीं करते हैं, वहां के सरकार का विरोध करते हैं, वहां के चुनाव का जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि उनका विरोध करते हैं। भारतीयों से कभी नहीं सुनते कि भारत खराब है। कभी सुना है कि भारत खराब है? बोल दो किसी भारतीय को कि भारत खराब है, मुंह फुला देगा आपका। भारत के अंदर की सरकार को खराब कह सकते हैं, भारत के लोग को खराब कह सकते हैं, भारत के अंदर बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको खराब कह सकते हैं। भारत देश हमारा है, ऐसे कैसे कोई खराब कह देगा? बल्कि अक्सर यह सुनने में आता है कि किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार की नीतियां खराब है। बिल्कुल कांग्रेस खराब है। मतलब मैं कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ऐसा लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस खराब है, देश के अंदर की नीति खराब है, नियम खराब है, सरकार के द्वारा बनाए गए तौर तरीके खराब है। जैसे मैंने भी आलोचना किया ना नीतीश बाबू का, तो ये तो हमारा हक है, संविधान हमको हक दिया है, लेकिन हम दिल्ली में है तब हक है, बिहार में रहेंगे ऐसे बोलेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि उनका पावर है, सरकार है उनका भाई, वो भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए, वो यहाँ से उठवा के वहां मंगवा लेंगे और फिर क्या करेंगे आपको पता ही है, जो अक्सर लोगों के साथ करते हैं। बड़े बड़े टीचरों के साथ नहीं होता है, लेकिन हम तो अभी छोटे छोटे टीचर हैं, तो हमको तो पकड़ के बहुत पेलेंगे फालतू में, इसलिए ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। किसी भी देश या राज्य को खराब आप नहीं कहते, आप वहां की सरकार, नीति, नियम, संस्था को खराब कहते हैं, संगठन को खराब कहते हैं, वहां के विचारों को खराब कहते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, सरकार राज्य का केवल एक घटक है। हाँ ये भी बात है, सरकार जो है वो राज्य का केवल एक घटक है, एक फैक्टर है, एक कारक है, एक छोटा सा टुकड़ा है। यह संपूर्ण राज्य एक भाग है, भाग होने के कारण यह राज्य में बड़ी नहीं हो सकती। राज्य से बड़ा सरकार नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य तो अस्थायी है, सरकार अस्थायी है। सरकार आती है जाती है, 5 साल में अगर दोबारा नहीं जीते तो सरकार गई, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, राज्य तो वहीं टिका हुआ रहता है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो हम जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात करते हैं। किसी भी राज्य का बात करने का मतलब उसके अंदर की जनसंख्या है, उसके अंदर का भूभाग है, क्षेत्रफल है, उसकी जमीन है, उसका धरोहर है, संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो। इसके अलावा संप्रभुता की बात करते हैं वहां की। परंतु जब हम सरकार की बात करते हैं तो हम एक अंग की बात करते हैं, राज्य का एकमात्र घटक होता है। सरकार एक घटक होता है, एक मतलब पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है सरकार, जो आती है जाती है। अब यहाँ पे हमारा 3.3 पाठगत प्रश्न आ गया। 3.1, 3.2 हमारा हो चुका है, 3.3 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है उसी के अंतर्गत आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है, ये महत्वपूर्ण है, मुझे तो पता है, आप लिखना। अगर नहीं आया समझ, देखो पहले तो कोशिश करना है, अगर नहीं होता है तब तो चलो मैं हूं ही। अगर आप कोशिश करते हो, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हो, अब भी अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो ये फिर दिक्कत की बात है। फिर इसका मतलब या तो आपने क्वेश्चनों को सही से समझा नहीं, या पॉइंटों को सही से पढ़ा नहीं, या फिर मैं इधर पढ़ा रहा था आप कहीं और घूम रहे थे। तो वीडियो को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए, आपके आगे आने वाले चैप्टरों के लिए, आपके आगे आने वाले क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ ही गया होगा कि हमने समुदाय के साथ, संगठन के साथ, राज्य के साथ, सबके साथ सबको समझा है, इसके संबंधों को समझा है, इनके अंतरों को समझा है। अब ये हमारा लास्ट होगा कि हम इनको राष्ट्र के साथ जोड़ के देखेंगे। राष्ट्र के साथ राज्यों का क्या संबंध होता है, क्या अंतर होता है, इनको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र का अर्थ
ऐतिहासिक रूप से गठित लोगों का वह समुदाय है जो कि समान भाषा, भूभाग, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक विचार के कारण एक ही संस्कृति में अभिव्यक्त है। राष्ट्र का मतलब भारत के अंदर हिंदू एक जैसे, हमारा पूजा पर्व एक जैसे, हिंदी बोलने वाले एक जैसे, एक ही तरह का खान पान, बिल्कुल एक ही तरह का वेशभूषा, एक ही तरह का पहनावा। तो ये सब कहीं ना कहीं राष्ट्र को चिन्हित करता है, राष्ट्रवाद को चिन्हित करता है। देखिए अब इसके साथ साथ ब्लंसली के अनुसार, ये व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, कोई वर्ड नहीं समझ लीजिएगा। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो विशेषतः भाषा, रीति रिवाज और समान सभ्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं, एक ही तरह के बातचीत करने वाले लोग। अब जैसे अब मैं इंडिया में हूँ, अब इंडिया में चलो कुछ ऐसी जगहों के नाम बोलता हूँ, जैसे आप तमिलनाडु में चले जाओ, केरल में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, वहां पे जाके आप देखो तो वो उनकी जो भाषा है सम्मानित भाषा है, उनके लिए तो उनकी क्षेत्रीय भाषा सम्मानित है। लेकिन अब हमें तो आता नहीं है मलयालम, हमें कन्नड़ नहीं आता, हमें तमिल नहीं आता। अब हम वहां गए, वो कह रहे हैं इन्ना पोड़ा तंबे इंगा पोड़ा, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तो हिंदी बोलने वाला हूं, अब मैं मुंह देख रहा हूं। अब देखिए वहां पे क्या होगा कि वहां पे हमारी भाषा ही तो नहीं मिल रही ना। हम वहां पे कोई मुझे हिंदी मिलने वाला मिल गया, कोई कह रहा है और भाई क्या हाल चाल है, हम तो कहेंगे भाई भगवान मिल गया, तू यहाँ पे कैसे, तुरंत पूछेंगे कहाँ से हो, तो वो कहेगा उत्तर प्रदेश से, मैं कहूंगा मैं बिहार से। वहां पे ये पता ही नहीं चलेगा कि ये उत्तर प्रदेश है या बिहार है, वहां पे तो हम भाई भाई हो गए। ऐसे ही विदेशों में भी होता है। आपको विदेश में अगर गलती से हिंदी बोलने वाले व्यक्ति मिल गए या आपके रंग रूप रेखा ऐसे पहचान लोगे, चाहे वो साउथ इंडियन ही क्यों ना हो, नॉर्थ इंडियन क्यों ना हो, वहां पे आपको वैसा दिख गया इंडियन पर्सनालिटी का, तो उसे आप भाई बना लोगे, कहोगे यार हम सब भाई भाई है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, इससे भी लोग आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए ये इन्हीं कारणों से आपस में बंधे होते हैं जो उनमें एकता की भावना को जगाता है, उनके अंदर एकता। अब हम सब हिंदी भाषी के जो लोग हैं उन सब में क्या होता है कि हम हिंदी हिंदी बोलते हैं, तो हमें आपस में एक अलग सा अपनत्व हो जाता है। अब वहां पे कोई बंगाली बोलने वाला आ जाए तो हमें अजीब सा ही लगेगा, भाई हम सब हिंदी बोल रहे हैं, ये बंगाली बोल रहा है। अब बंगालियों के टीम में हम हिंदी वाले पहुंच जाए तो उसे जो अजीब सा लगेगा। तो एक समान भाषा, सभ्यता, बोलचाल, रहन सहन, खान पान, धर्म, ये लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग हैं और इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज व्यवस्था के अंदर। राष्ट्र शब्द का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सजग रखते हैं, लंबे समय तक बनाए रखते हैं, राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, उनका अपने सभ्यता में किसी प्रकार का कमी नहीं चाहते हैं, अर्थात राज व्यवस्था के अंदर जो भी नियमावली है, जो राज्य का व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों को कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह सदैव आंतरिक मामलों में सर्वशक्तिमान और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। राष्ट्र लोगों का वह समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से बंधे होते हैं और समान रूप से सुख और दुख बांटते हैं। राज्य और राष्ट्र के प्रति भी कुछ स्पष्ट आपको अंतर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र में लोगों के कानून के दायरे में एक व्यवस्थित समूह है। यह आंतरिक मामलों में सर्वशक्तिमान होता है, जो करेगा यही करेगा, इसके नियम सबको फॉलो करने पड़ेंगे, और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है, बाहरी मामलों में यह निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य को कर सकता है। राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह होता है जहां पे सेम जाति, सेम भाषा, सेम संस्कृति, सेम बोलचाल, सेम धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। वहीं पे अब हम इसके अंतर की अगर हम बात करें, इसके अगर डिफरेंस की बात करें, स्पष्टीकरण इस पे भी करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पॉइंटों को पढ़ा है सब में हमने अंतरों को देखा है। तो यहाँ पे अब अंतर के रूप में देखिए तो राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाइयां हैं। दोनों राष्ट्र और राज्य दोनों अलग अलग पृथक इकाइयां हैं। राष्ट्र सदैव एक राज्य नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राष्ट्र हमेशा एक राज्य के रूप में ही काम करे। अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। 1947 से पहले तो भारत एक राज्य नहीं था, भारत एक देश नहीं था, गुलाम था। और हमारे क्षेत्र में क्या आ रहा था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और भी कुछ हिस्से थे जो बट गए। तो ये एक राज्य के रूप में नहीं था। राज्य सदैव एक राष्ट्र भी नहीं हो सकता। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था, परंतु राष्ट्र नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के समय में क्या था, हंगरी और ऑस्ट्रिया राज्य था परंतु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि यहाँ के विजातीय लोग सांस्कृतिक रूप से समरस समूह का निर्माण नहीं करते थे। सभी एक जैसे सोच के नहीं थे,
सभी एक संस्कृति के नहीं थे, सब एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, सब एक भाषा के लोग नहीं थे, इसीलिए ये राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए थे। अगला पॉइंट है, राज्य एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि यह संप्रभु नहीं होते। राज्य का प्रमुख गुण है, राज्य का प्रमुख गुण संप्रभु होना है, ये है, और राष्ट्र का ये गुण नहीं है कि वो संप्रभु हो। तो इसलिए दोनों में ये भी एक अंतर है। यह एक राष्ट्र के गुण नहीं है क्योंकि राष्ट्र तब राष्ट्र राज्य बन जाता है जब उसे राज्य का दर्जा मिलता है, और राष्ट्र बनने के लिए सेम भाषा, सेम जातीयता, सेम संस्कृति, सेम धर्म, सेम बोलचाल, खान पान, रहन सहन, सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। हम कैसे भारत को जोड़ते हैं कि हमारा भारत का इतिहास, राम जी थे, कृष्ण जी थे, फलाना ढिकाना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, सारा गिनती करवा देते हैं, जो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, नीति, निर्देश, इनके द्वारा बंधे होते हैं। भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, अपने देश की संस्कृति के प्रति जो प्यार होता है, वो इनको एक राष्ट्र के बंधन में बांधे हुए होता है। राज्य की एकता सदैव बाह्य होती है, राष्ट्र की एकता अनंत होती है। राज्य का जो एकता है वो अपने नियमावली के अनुसार बंधा होता है, लेकिन राष्ट्र की एकता की बात करो तो वो दिल से, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने भाव के साथ जुड़ा हुआ होता है। राज्य के संदर्भ में एकता को आरोपित किया जाता है, यह कानून द्वारा उत्पन्न होता है। राष्ट्र के संदर्भ में एकता भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। राज्य में अगर एकता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जुड़ा होता है। लेकिन राष्ट्र की भावना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो आदमी के, मतलब वहां के रहने वाले लोगों की भावना के साथ जुड़ा होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, राज्य के साथ एक और घटक है बल का, शक्ति का, पावर का, ताकत का। राज्य के नियम एक बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियमों का पालन नहीं होता तो वह दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। पुलिस वाले सबको भेजेगा, मिलिट्री उतार देगा, मार मार के फट्टा से दिमाग ठीक कर देगा। वो उसके पास पावर है, वो दमनकारी व्यवस्था अपनाएगा। अपने नियम, कानून, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए रीति रिवाजों को पालन करने के लिए वो पावर का इस्तेमाल, बल का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझ बूझ एक आवश्यक घटक है। हम लोग आपस में मिलजुल के अपने संस्कृति, विचारों, धर्मों के ऊपर बातचीत करके सुलटा लेते हैं। अगला पॉइंट है, राज्य के घटक निश्चित होते हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के घटक हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा था। राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते। राष्ट्र में ऐसे कोई घटक नहीं है जो निश्चित है, ना वो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है, वो न निश्चित भूभाग के ऊपर निर्भर करता है, न वो सरकार के ऊपर, न संप्रभुता के ऊपर। यह आजाद होता है। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण समान भाषा के कारण होता है। एक जैसे भाषा अगर बोलने वाले लोग हैं तो वहां पे राष्ट्रीयता उत्पन्न हो जाती है। कहीं पर समान कुल के कारण, एक ही जाति धर्म संस्कृति के लोग, समान धर्म होने के कारण ही पाकिस्तान एक राष्ट्र बना। हमने पाकिस्तान को अपने भारत से अलग क्यों किया था? इसलिए तो क्योंकि सारे मुसलमान भाई वहां पे चले जाओ। लेकिन महात्मा गांधी जी बड़े दिल वाले, इनको पता नहीं कौन सा चुल मचा हुआ था, कुछ मुसलमानों को रख लिया, भोग रहे हैं। पिछले 1947 से अभी तक भोग ही रहे हैं। आतंकवादी को देख लो, देश की जनसंख्या बढ़ाने वाले को देख लो, मुल्ला मौलवियों के विचार देख लो, बच्चों को मतलब कि दमनकारी बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। तो इसका खामियाजा महात्मा गांधी जी के कारण भोग रहे हैं। तो आजाद धर्म के कारण ही तो इसको अलग किया गया था। तो फिर सारे धर्म के लोगों को भेज देना चाहिए था ना, जाओ भाई पाकिस्तान जाओ, वहीं पे ऐश मौज करो, रहो, एंजॉय करो। अमेरिका को राष्ट्र बनाने में और समान विरासत में भारत को एक राष्ट्र बनाया। देखिए, अमेरिका को राष्ट्र बनाने में और समान विरासत में भारत को एक राष्ट्र बनाने में, इन्हीं सब कारणों से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। जैसे पाकिस्तान को अलग धर्म के हिसाब से, एक विरासत में भारत का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। राज्य जो है वो एक राष्ट्र से भी बड़ा हो सकता है। पूर्व सोवियत संघ 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं का समूह था। पूर्व सोवियत संघ में, मतलब कि जो सोवियत संघ के समूह था, उसमें आपको पता है कई सारे देश थे। उस देशों में अलग अलग भेष भाषा संस्कृति के लोग थे, इसलिए कहा गया है 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता 2 से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। जैसे कोरियन राष्ट्रीयता, 2 राज्य, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पे एक जो राष्ट्रीयता है वो भी अलग अलग राज्यों में फैला हुआ हो सकता है, क्योंकि ये समझ की बात है। अब जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात कर लो तो उसके रीति रिवाज आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे। कई सारे इस्लामिक कंट्री है जहां पे उनके रीति रिवाज, नियम कानून मिलेंगे आपको। तो आपका आ गया है पाठगत प्रश्न 3.4। ऑलरेडी हमने 3.1, 2, 3 को बताया है। इसमें 3.4 में भी
कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक राज्य था परंतु एक डैश नहीं था। अभी मैंने आपको इसके बारे में बड़े ही डिटेल से समझाया था। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने कॉपी में करके याद कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके परेशानियों का, समस्या का समाधान आपको कमेंट के माध्यम से ही दे दिया जाए। अब इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या सीखा। तो इस चैप्टर में आपने देखिए समाज, सरकार और संघ जैसी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा है, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ा है, आपने समाज और राज्य के भिन्न भिन्न शब्दों के बारे में पढ़ा है। तो इसमें कई सारे पॉइंट आपने इसको पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें आपने समाज, राष्ट्र और राज्य की सरकारों के भेद के बारे में पढ़ा है। तो ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुख्य रूप से जो यहाँ पे पाठगत प्रश्न है, पाठगत प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है तो इस कारण से आपको ये सारे प्रश्न आने चाहिए। हालांकि इसमें उत्तर भी कुछ प्रश्नों के दिए हुए हैं। 3.1 का उत्तर दिया हुआ है, 3.2 का उत्तर दिया हुआ है, 3.3 का उत्तर दिया हुआ है। तो ये आपको सारे उत्तर, 3.4 का भी उत्तर दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर या तो पहले आप कोशिश करो कि आप खुद से करेंगे। अगर आप खुद से नहीं करते हो तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, आपको यहाँ से भी मदद मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रश्न और भी होंगे जो आपको चैप्टर के सबसे पीछे, या फिर आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जिक्र कर सकते हैं, गूगल, यूट्यूब कर सकते हैं, वहां से आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कर लेंगे। अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इन प्रश्नों का एक पूरा सीरीज लेके आऊं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर था वो तो समाप्त हो गया। अब चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।